देखिए, ज्योतिष विज्ञान भी है, अंधविश्वास भी है और ज्ञान भी है। कैसे? क्योंकि ज्योतिष शुद्ध विज्ञान कहाँ से निकला है? ज्योतिष से ही तो निकला है। ज्योतिष जो है वो गणित भी है। आज ज्योतिष आज का तो है नहीं, ज्योतिष जो है उसको 1500 ईसा पूर्व है। और उसकी जो ज्योतिष कहते हैं ना, वैदिक जो उसकी स्टार्टिंग हुई थी वो इंडिया से ही हुई थी, मतलब भारत से ही हुई थी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। हमारे साथ में आज आतुषी जी हैं, एस्ट्रोलॉजर। बहुत सारी चीजें आज वो हमारे सामने डिकोड करेंगी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। आइए मिलते हैं। ज्योतिष विज्ञान है या अंधविश्वास? देखिए, ज्योतिष विज्ञान भी है, अंधविश्वास भी है और ज्ञान भी है। कैसे? क्योंकि ज्योतिष शुद्ध विज्ञान कहाँ से निकला है? ज्योतिष से ही तो निकला है। ज्योतिष जो है वो गणित भी है। आज ज्योतिष आज का तो है नहीं, ज्योतिष जो है उसको 1500 ईसा पूर्व है। और उसकी जो ज्योतिष कहते हैं ना, वैदिक जो उसकी स्टार्टिंग हुई थी वो इंडिया से ही हुई थी, मतलब भारत से ही हुई थी। उसके बाद इतनी सारी लड़ाइयाँ हुई, इतने युद्ध हुए, यहीं से हमारे वेद शास्त्र, हमारी इतनी बड़ी बड़ी ज्योतिष की जो किताबें हैं वो चोरी हुई और अलग अलग कंट्रीज़ में जाके वो अलग अलग नामों से प्रसिद्ध भी हो गई हैं। तो ज्योतिष अंधविश्वास, क्योंकि अधूरा ज्ञान जो है ना वो अंधविश्वास है। क्योंकि लोगों को पूरा ज्ञान होता नहीं है और उसको वो हमें अंधविश्वास की तरफ ले आता है। एक वेरी छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी मैं आपको तन्वी जी। हम मॉर्निंग में ज़्यादा हम ज्योतिष के बारे में जानते नहीं, लेकिन चलो मॉर्निंग में न्यूज़पेपर में आया है, राशिफल आया है, तो लेट्स रीड अबाउट इट। लेकिन जो हम राशिफल पढ़ रहे हैं, क्या हमें मालूम है कि जिस एस्ट्रोलॉजर ने, जिस ज्योतिष आचार्य ने वो राशिफल बनाया है, लिखा है, वो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से लिखा है, वो किस हिसाब से, उसकी गणित कैसे हुई है? अगर उसकी गणित भी हमें समझ में आ गई कि उसने डेट के हिसाब से लिखा है, तो क्या, या उसने हो सकते हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से या नाम के हिसाब से लिखा है, लेकिन हम कैसे रीड कर रहे हैं? हो सकता है कि मैं अपनी राशि बता दूँ, ओह मेरी तो कर्क राशि है, क्योंकि मैंने अपने नाम से निकाली है। लेकिन हो सकता है उसने तो वहाँ डेट से निकाल, उन्हें डेट के हिसाब से दे रखी है ना। और हम जब रीडिंग करेंगे, जब हम वहाँ पढ़ेंगे, तो ये तो बिल्कुल भी मेरे जैसा नहीं है। सो इसका मतलब दिस इज़ ऑल न्यूसेंस, दिस इज़ ऑल क्राउड। और एट द सेम टाइम अगर हमें मालूम है कि जो वहाँ लिखा है वो किस हिसाब से उन्होंने निकाला है, किस तरह से उन्होंने कैलकुलेशन करी है, और अगर उसको हम मैच करेंगे और हमें मालूम होगा, क्योंकि अगर एक्चुअली में ना, ये मैं आपको बताऊँ तन्वी जी, हम कितने लोगों को, जब मेरे पास लोग आते हैं ना, तो बोलेंगे मैडम आप कैसे कह रहे हो मेरी कर्क राशि है, मेरी तो कन्या राशि है। तो हमारा सबसे पहले सवाल होता है आप ये कहाँ से बता रहे हो? कोई कहेगा मैंने अपने नाम से बताई है, कोई बोलेगा कि मैंने अपनी मंथ के हिसाब से बताई है। तो मैं सीधा से बोलती हूँ, क्या आपके पास आपकी डेट ऑफ बर्थ है? हाँ जी है। जब आपके पास आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपके पास आपका टाइम है, तो आपको अपनी राशि ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी। आपको उसको नाम से क्यों निकालना है? क्योंकि वो मैच नहीं करेगी। और हम जो बाहर जो ज्ञान इकट्ठा करते फिरते हैं, वो हम कहाँ से इकट्ठा करते हैं? वो अपने नाम से, वो डेट से, बट अपनी प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ से जो हमारे को दे रखा है, इतना अच्छा ज्ञान हमारे को ज्योतिष ने दे रखा है, उससे यूज़ नहीं करते। इसीलिए वो जो लोग हैं वो अंधविश्वास की तरफ जाते हैं और हमें उसको सही सार जो है हमें वो नहीं प्राप्त होता है। मतलब लैक ऑफ नॉलेज हमें अंधविश्वास, एग्जैक्टली, लैक ऑफ नॉलेज। वही तो मैंने कहा, इम्प्रॉपर नॉलेज और इनकम्प्लीट नॉलेज इज एक्चुअली टेकिंग अस टू अंधविश्वास। ज्योतिष एक बहुत ही प्यारी चीज़ है, बहुत ही बड़ा ज्ञान है, और वो कहते हैं ना ज्ञान का भंडार है। अगर कोई कहता है ना, ज्योतिषाचार्य कोई भी कहता है ना कि मुझे सब पता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि ज्योतिष जो है वो 4 वेदों का नेत्र है। हमारे इतना शास्त्रों में इतना कुछ लिखा हुआ है, हमारे हर पुराण में इतना कुछ लिखा हुआ है, सबका ज्ञान प्राप्त करना बहुत ही, कहते हैं ना, असंभव सी बात। असंभव है। हम अपनी जन्म कुंडली से भविष्य को कैसे जानें? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कुंडली से हम अपने भविष्य को बहुत आसान तरीके से जान सकते हैं, लेकिन भविष्य को जानने से पहले जो हमारी कुंडली में 9 ग्रह, 12 राशि और 27 नक्षत्र है ना, उनका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारी कुंडली में 12 भाव है, हर भाव हमारे बारे में कुछ ना कुछ बताता है। पहला भाव हमारी पर्सनालिटी के बारे में हमें बताता है, दूसरा भाव जो है वो हमारे धन के बारे में हमें बताता है, तीसरा भाव हमारे माता से हमारे रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, हमारी मदर की हेल्थ कैसे रहेगी, उसके बारे में हमें बताता है। चौथा भाव जो है हमारे ब्रदर सिस्टर से, हमारे रिलेटिव से हमारे रिलेशनशिप्स कैसे रहने वाले हैं उसको दर्शाता है। पाँचवा भाव हमारे बच्चों के बारे में हमें दर्शाता है। छठा भाव जो है वो हम गुप्त शत्रुओं के बारे में बताता है। और जो 7वां घर है वो हमारे वैवाहिक जीवन के बारे में, हमारे कहते हैं हमारे जो
रिलेशनशिप है हमारे हस्बैंड के साथ, हमारी वाइफ के साथ, वो कैसे रहते हैं उनके बारे में बताएगा। तो जो हमारा कुंडली है, जो हमारी कुंडली है उसका, जैसे सूर्य जो है वो ग्रहों का राजा है, वैसे ही किसी भी कुंडली का जो राजा होता है ना वो लग्नेश होता है। अगर आपके लग्नेश में कोई अच्छा ग्रह बैठा है, मतलब शुभ ग्रह बैठा है, तो आपके वारे न्यारे हैं, मतलब आपकी जो लाइफ का पाथ है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट चलता रहेगा। और अगर आपकी लग्नेश में जो कोई ग्रह, जो पापी ग्रह अगर बैठा है, नीच का ग्रह अगर बैठा है ना, तो आपका जो लाइफ का पाथ है भटकता रहेगा। मतलब आपको जो रास्ता है दिखेगा भी और नहीं भी दिखेगा। मतलब आपकी जो लाइफ है ना उसको नर्क, मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर आपके लग्नेश में पापी ग्रह बैठा है और आप उसका उपाय नहीं करते हैं तो आपकी लाइफ नर्क बन जाएगी। तो ये जो हमारी लाइफ में जो है ना लग्नेश का अच्छा होना, हमारे ग्रहों का किस स्थिति में होना, वो अच्छी स्थिति में होना, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और भविष्य तो हमें बताता ही बताता है। किसी भी कुंडली की, जैसे हमने बात की कि हमारे को 9 ग्रह, 12 राशि, 27 नक्षत्रों का पता होना चाहिए। साथ ही साथ हमें हमारी कौन सी दशा चल रही है और कौन सी अंतरदशा चल रही है ना, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ये नहीं कि अरे इस टाइम तो मेरी अभी बात हो रही थी किसी से, तो उन्होंने बोला अरे मेरा तो सब बढ़िया चल रहा है, तो मेरी शुक्र की दशा चल रही है। लेकिन शुक्र में, राहु में, शनि की दशा, मतलब समझ सकते हैं, मतलब आपका सब, वो आपको उतना कहते हैं इतना आपको सपोर्ट नहीं करेगा जितना आपको शुक्र सपोर्ट करना चाहिए। मतलब आपकी लाइफ जो है पूरी, आपकी लाइफ में टर्बुलेंस आ जाएगी ऊपर नीचे के, क्योंकि शुक्र के अंदर अगर आपके शुक्र में अगर राहु और शनि आके बैठ जाए, मतलब तो आपकी लाइफ में इतनी टर्बुलेंस ले आएगी ना कि आप सोच भी नहीं सकते। और आप बस सबको ये बोलते रहेंगे मेरे तो शुक्र की दशा चल रही, फिर भी ऐसा कर लिया, तो इसका मतलब ज्योतिष जो है वो इट्स नॉट अ राइट मतलब नॉलेज। सो वो इनकम्प्लीट नॉलेज भी हम यहाँ पे कह सकते हैं। रेमेडीज़ जो हैं ये हमारी लाइफ को कितना बदल सकती हैं? जैसे कि हमारी जब हेल्थ ख़राब होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, ठीक हो जाता है। उसी प्रकार अगर मेरा कोई ग्रह जो है वो इस टाइम अच्छी स्थिति में नहीं, उसकी डिग्री अगर कम है, तो अगर हम उसके उपाय कर लेते हैं ना, तो वो हमारे को अच्छे कहते हैं रिजल्ट देने लग जाता है। अगर कोई ग्रह नीच पे बैठा है, मतलब उसकी डिग्री कम है, उसके हम उपाय करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर मतलब नेगेटिव ग्रह पॉजिटिव हो जाएगा। अगर कोई पॉजिटिव ग्रह का हम उपाय करते हैं ना तो वो और पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब हमें गेन्स देने लग जाएगा, अच्छे गेन्स देगा। एग्जाम्पल सूर्य है, कोई बोलेगा अरे सूर्य तो मेरे लग्नेश में बैठा हुआ है, मुझे कुछ करना ही, मेरा मान सम्मान बढ़ रहा है, मुझे चीज़ें मिल, प्रतिष्ठा भी मुझे काफ़ी मिल रही है। बट एट द सेम टाइम अगर हम सूर्य के उपाय करेंगे ना, तो जो चीज़ें आप सोच भी नहीं रहे होंगे ना वो भी आपको मिल जाएंगी। वो अच्छी नहीं, वो भी आपको मिल जाएंगी, आप सोच भी नहीं पाएंगे, आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। हर ग्रह का इष्ट देव होता है, तो हमें हर इष्ट देव की जो पूजा आराधना करनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम उनकी पूजा आराधना करेंगे तो हमारे को अच्छे फल की प्राप्ति भी होगी। एस्ट्रोलॉजी का हमारे करियर पे अपना इफेक्ट पड़ता है, क्या हम करियर उससे अपना बहुत अच्छा बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हो एस्ट्रोलॉजी से करियर, क्योंकि हमारे पास तो इतने लोग आते हैं और सबसे पहला सवाल होता है कि करियर, हम अपने करियर में ग्रोथ करना चाहते हैं। लोग आते हैं मुझे अपने गवर्नमेंट जॉब चाहिए हमारे को, तो हम गवर्नमेंट जॉब के लिए क्या करें हम, तो सब जो हमारा करियर है ना वो हमारे 10वें भाव, मतलब हमारी कुंडली का जो 10वां भाव है ना वो हमारे करियर का दर्शाता है, मतलब हमारा कर्म भाव है। वहाँ से हम अपने करियर को, अगर हमारा कर्मेश अच्छा हो और अगर आपको गवर्नमेंट जॉब, जैसे मैंने बताया कि कोई अगर बोलते हैं मुझे गवर्नमेंट जॉब ले रहा है, तो मैं कर्मेश के साथ साथ सूर्य की क्या स्थिति है वो भी ज़रूर देखेंगे हम, कि अगर सूर्य अच्छी स्थिति में बैठा है और कर्मेश अच्छा तो उसको गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है, और वो क्वेश्चन मार्क है कि केवल 10वें भाव से नहीं होगा, आपको उसका 12वां भाव भी देखना होगा, क्योंकि 12वां भाव जो है वो मेरे पूर्व जन्म का भाव भी है। और अगर जैसे मैंने बोला गवर्नमेंट जॉब आपको करना है और वहाँ पर मेरे शनि जी विराजमान है, अगर शनि देव विराजमान है तो आपको क्या लगता है कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। मैं आपको लिख के दे सकती हूँ गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि जब तक आप 12वें भाव में शनि देव बैठे उनके उपाय नहीं करेंगे। शनि देव आपसे क्या चाहते हैं कि आप कर्म कीजिए, आप डिसिप्लिन में रहिए। आपको पूरी ज़िंदगी जब तक आप डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे ना, तो आप ये समझिएगा करियर में आपको गवर्नमेंट जॉब में सफल होना है ना, तो आप नहीं हो पाएंगे।
क्योंकि कई अब अगर किसी को कोई बोलता है मुझे कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में आगे जाना है, तो आपको अपना शुक्र स्ट्रांग करना पड़ेगा। लेकिन साथ साथ में हमें ये भी देखना पड़ेगा कि 12वें भाव में कौन सा ग्रह बैठे। अगर 12वें भाव में केतु और राहु विराजमान है तो आपको तो मालूम ही है कि आपको खूब जो है मंदिरों में, गुरुद्वारों में जाके आपको खूब सेवा करनी पड़ेगी और निस्वार्थ सेवा करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा करेंगे तभी आपका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस जो है ना वो आपका फलित होगा। इंजीनियर बनना है तो आपका मंगल ज़रूर देखेंगे कि आपका मंगल ग्रह की स्थिति क्या है। कर्मेश के साथ मंगल ग्रह कहाँ बैठा है तो आप बन सकते हैं। लेकिन साथ साथ में आपको 12वें ग्रह में कि 12वें ग्रह में ऐसा कोई पापी ग्रह ना बैठा हो जो आप बनना चाहते हैं उसके बीच में वो आपको रोड अटकाए। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि आप केवल 10वें भाव को ना देखें। और इसीलिए मैंने आपको पहले भी बोला था कि केवल अपनी कुंडली को अगर आप जानना चाहते हैं तो केवल किसी एक ग्रह के बारे में ना जाने, आप अपनी कुंडली के 9 ग्रह, 12 राशियों, 27 नक्षत्रों सबके बारे में जाने, तभी आप एक्चुअल में उस गणित को समझ पाएंगे। और इसीलिए तो वो अंधविश्वास भी नहीं रहेगा जो जनिन लोगों के बीच में होता है। भाग्य और मेहनत में क्या महत्व है? देखिए, भाग्य और मेहनत, भाग्य जो है ना हमारी लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, लेकिन हम मेहनत को भी नकार नहीं सकते। आपका भाग्य आपको तब सपोर्ट करेगा अगर आप मेहनत करेंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप मेहनत करते रहे और आपको भाग्य सपोर्ट नहीं करे। इसमें बहुत छोटा सा है कि अगर आप मेहनत करेंगे, मेहनत आपको 3 कदम अपनी ज़िंदगी में आगे लेके जाएगी, और भाग्य जो है अगर उसमें अपने 2 कदम भाग्य के जोड़ जाए ना तो आप 5 कदम आगे बढ़ जाएंगे ज़िंदगी के अंदर। कहते हैं जिस मोड़ के ऊपर भाग्य और मेहनत एक दूसरे का रास्ता काट देना, उस चौराहे को ही तो हम सफलता कहते हैं। अब भाग्य को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं? देखिए, भाग्य को इंक्रीज करना ना कोई बहुत ही ऐसा कोई उसके अंदर कोई हम कहते हैं मैजिकल हमें वो लाने की ज़रूरत नहीं है। भाग्य को इंक्रीज करने के लिए सबसे अच्छी है कि हमें अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए। आपका भाग्य आपको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन उसके साथ आपके कर्म आप कैसे कर रहे हो ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कर्म अच्छे कर रहे हो, किसी का दिल नहीं दुखा रहे हो, कहते हैं किसी गरीब की अगर आप सेवा कर सकते हो, मतलब उसकी आप हेल्प कर सकते हो, ये नहीं कि मतलब वो गरीब, अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हो, किसी का दिल अगर नहीं दुखाते हो, अगर आप अपने बड़े बूढ़ों की कहते हैं ना पूजा में मतलब अगर मैं इसको और ढंग से बोलूँ, मतलब इफ़ फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं कि हम भाग्य उदय करने के लिए ना, एक बहुत लाइव एग्जाम्पल है। पीछे मेरे पास एक आए और उन्होंने मुझे बोला कि मैम मेरा ना भाग्य मुझे और स्ट्रॉन्ग करना था, उसके लिए ना मैं बहुत पूजा पाठ करता हूँ, मैं मंदिर जाता हूँ, मैं 2-2 घंटे पूजा करता हूँ। तो मैंने बोला कि मैंने कुंडली देखी थी, मैंने कहा आपके माता पिता हैं? हाँ हैं, मतलब मेरी मदर है, ठीक है, मेरे फादर थोड़ा बेड रिडन है। तो मैंने कहा आप एक बात बताइए, अपने आप फादर के पास, वो घर में है? कहते हैं हाँ मेरे घर में है। तो मैंने कहा अपने फादर के पास आप कितनी देर बैठते हैं? तो उन्होंने बोला मैं जाता हूँ, मतलब जाते आते देख लेता हूँ, मैंने तो उनके लिए इतनी सेवा है, मेरे को कोई पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, मैंने तो उनके लिए 24 आवर्स की मैंने नर्स रखी हुई है, कोई ऐसी। मैंने कहा उनके पास बैठते कितने, क्या आपने अपने फादर को के पास जाकर कभी बैठे हैं? क्या आपने अपने हाथ से कभी उनके पाँव दबाए हैं? कभी आपने उनके सर पे हाथ फेरा है जैसे वो आपके बचपन में आपके सर पे हाथ फेरते थे? तो उन्होंने बोला नहीं मैम ऐसा तो नहीं किया। तो मैंने कहा आपको फिर भाग्य सपोर्ट करेगा कैसे? आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मैंने उपाय करके मंदिरों में जाके मैं भाग्य जो है उसको और प्रबल कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। हमें अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा भी करनी चाहिए, साथ में हमारे को अपने कर्म भी तो ऐसे अच्छे होंगे ना, अपने पेरेंट्स की हम रिस्पेक्ट करेंगे, बड़े बूढ़ों की रिस्पेक्ट करेंगे, कोई हमें गरीब अगर मिल गया तो उसकी हम हेल्प सहायता करेंगे, तो हमारे कर्म तो अच्छे होंगे ना। कोई बच्चा जा रहा है उसके पास कपड़ा नहीं और हमारे पास हमें लग रहा है वी हैव अबंडेंस ऑफ क्लोथ्स एंड इफ़ वी रियली वी थिंक कि उसकी हम हेल्प कर सकते हैं तो क्यों नहीं करें। देखिएगा आपका भाग्य आपको डबल सपोर्ट करेगा अगर आप ये चीज़ें अपनी लाइफ में ये चेंजेस लेके आते हैं, तो डेफिनेटली आपकी जो लाइफ आपका जो भाग्य है वो और ग्रो करेगा। राहु और केतु, इनके बारे में इतना जानते हैं, थोड़ी और डिटेल हमें इनके बारे में समझाएं। देखिए धन्यवाद जी, राहु और केतु एक ऐसे ग्रह है जिनको है तो वो छाया ग्रह, लेकिन हम उन्हें बैकफुट नहीं ले जा सकते, क्योंकि ये ऐसे राहु ऐसा ग्रह है, कहते हैं सबको मालूम है कि राहु एक ऐसा ग्रह है कि अगर देने पे आता है ना चप्पड़ फाड़ के देता है, मतलब ये राजा को रंक बना देता है, रंक को ये राजा बना देता है। लेकिन ये राहु का प्रॉब्लम है,
आपका ना दिमाग घुमा देता है, मतलब आपको ना वो भ्रमित कर देता है, आपके अंदर अहंकार ला देता है। और उसके कारण क्या होता है, अगर आपके पास, क्योंकि राहु आपको, जब राहु की आपकी कहते हैं राहु की दशा चलती है तो उसके बीच में आपको ऐसा देता है कि आपको फर पाट के, लेकिन उस टाइम अगर आपके अंदर वो आम जो राहु लेकर आता है 100% लेके आएगा, अगर आप उसके ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं ना तो वो पैसा टिकेगा। नहीं तो जिस तरह से वो आपकी लाइफ में वो आता है उसी तरीके से वो चला भी जाता है। और केतु के साथ क्या है, केतु ना आपके मन को ना बिल्कुल ऐसा, दिल ऐसा आपको छोटा कर देगा ना, आपको लगेगा बस मेरा दिल बैठा जा रहा है। और आपकी ना बहुत सारी बीमारियों से आपकी ना लाइफ में, आपको कहते हैं ना घेराव कर, मतलब आपकी लाइफ में बहुत सारी बीमारियां जो है वो लग जाएंगी आपको। लोअर आपकी कहते हैं ना, आपकी पेट से नीचे की आपकी जो है शरीर के अंदर प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी, घुटनों में दर्द शुरू हो जाएगा, आपको चलते चलते कुछ नहीं होगा, सब पूरी, आप कहते हैं आप घर में चल रहे हैं, कोई नहीं, बेड का कोना लग गया। तो ये सब क्या है, ये सब केतु कराता है। और केतु आपको अध्यात्म की तरफ भी बहुत लेके जाएगा। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मैं अपना लाइव एग्जांपल देती हूँ। आई नेवर हैव थॉट ऑफ कि आई गो टू दिस लाइन, मतलब मैं इस अध्यात्म की तरफ इतना अपने आप को ट्विस्ट कर जाऊंगी, मतलब मैं अपने आप को ले जाऊंगी। लेकिन बाद में जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि जब से मेरे केतु की दशा लगी ना, तब से ही मेरा जो मन है वो इस तरफ ऐसा हुआ। और आपको ऐसा ले जा करता है ना केतु कि आपका मन करता है बस हम इसके बारे में पढ़ते ही चले जाए और पढ़े। और एक सबसे बड़ा नुकसान केतु ये करता है कि आपको अपने अपनों से, अपने परिवार से दूर वैसे नहीं करता, लेकिन आपको लगेगा कि वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है। मतलब दिस इज नॉट व्हाट आई शुड बी डूइंग इट। 25 आ रहा है, उसके बारे में बताएं कैसा रहेगा हम सबके लिए। वैसे तो जो नेक्स्ट ईयर है वो 2025 है, विच इज़ नंबर 9, मतलब हनुमान जी का साल है, मंगल का साल है। अगर हम, ये तो इंग्लिश के हिसाब से हो गया, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हो गया, अगर हम हिंदी पंचांग के हिसाब से चलें तो 2081 विक्रम संवत चल रहा है, जो कि 30 मार्च को ख़त्म होगा और 2082 शुरू हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट ईयर जो है ना वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ईयर भी है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो है, अगर हम जाए तो 9 नंबर के बाद 1 नंबर, मतलब युग का परिवर्तन होने वाला है, तो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगले साल के बाद नेक्स्ट ईयर जो आएगा वो हम सबकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज भी लाएगा। और 9 नंबर है, मंगल का साल है, ये सब बोल रहे हैं और सबको पता भी है कि हमारे अंदर खूब फायर, गर्मी रहेगी, तो अगले साल गर्मी भी खूब दबा के होने वाली है। अगले साल अब एग्रेशन सब में खूब रहने वाला है, तो जब एग्रेशन रहेगा तो आपस में लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, और लड़ाई झगड़े होंगे तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, हमारे फैमिली डिस्प्यूट्स बहुत बढ़ेंगे। हमारे घर में कहते हैं ना डिवोर्स के केसेस आपको बहुत, क्योंकि लोगों की पेशेंस लेवल जो नेक्स्ट ईयर आपको बहुत कम होती हुई दिखेगी, तो आपको एक्सीडेंट केसेस भी अगले साल बहुत मिलने वाले हैं। तो नेक्स्ट ईयर ना बहुत भाग दौड़ होगी, मंगल का साल है तो बहुत भाग दौड़ वाला साल मतलब होने वाला है। आप ये देखेंगे कि भाग दौड़, जब लोग जल्दबाजी में हैं तो जल्दबाजी के कारण एक्सीडेंट भी होगा, उसके कारण हॉस्पिटल्स भी भरे रहेंगे। लॉयर्स जो हैं उनके पास बहुत, अगर मैं पॉजिटिव वे में देखूँ, उनके लिए तो बल्ले है, उनका बहुत बिजनेस आने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो है डॉरी केसेस बहुत होने वाले हैं। 9 नंबर है हनुमान जी का, तो प्रॉपर्टी के रेट भी बहुत बढ़ने वाले हैं। लोगों को प्रॉपर्टी का जो बाइंग, मतलब कहते हैं ना खरीदना और बेचना, इसके भी बहुत आपको काफ़ी इस पर काम होगा। तो लॉयर्स के पास हर तरीके का काम बढ़ जाएगा, डॉरी केसेस का काम हो जाएगा, लोगों के कहते हैं लीगल चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट उनका बढ़ जाएगा, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स के पास बहुत काम हो जाएगा। लेकिन अगले साल क्योंकि मंगल है तो आपको फायर के केसेस बहुत दिखेंगे। कहते हैं ना हर जगह कहीं ना कहीं आपको दिखेंगे फायर ब्रिगेड्स दौड़ रही है, कभी छोटी, मतलब जैसे जनरली क्या होता है छोटी चिंगारियाँ होती हैं, हम वैसे ही सिमट जाती है। नेक्स्ट ईयर आपको इनफैक्ट आपको दिखेगा कि हमारे आइदर ऑफ, मतलब या आर्मी में कह लीजिए या कहीं में भी आपको दिखेगा कहीं ना कहीं आपको टेररिस्ट अटैक होने की आपको बहुत सारी न्यूज़ मिलने वाली है कि बहुत सारे कहीं ना कहीं टेररिस्ट रहेगा। और इनफैक्ट इफ़ एंड जहाँ तक कि मैं पूरी आपको कहीं ना हमारे पॉलिटिक्स के अंदर बहुत चेंजेस, बहुत टर्बुलेंस होती हुई दिखेगी नेक्स्ट ईयर, क्योंकि वैसे ही पॉलिटिशियंस हैं, 9 नंबर है, सबका दिमाग भी गर्म रहेगा, तो टर्बुलेंस भी बहुत रहने वाली है। और हमारे कहते हैं ना कि हमारे आपको काफ़ी उथल पुथल जो है आपको राजनीतिक एंड पे भी आपको काफ़ी दिखने वाली है। आपको काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर आपको लड़ाइयाँ भी बहुत दिखेंगी कि कहीं ना कहीं, वैसे युद्ध की शुरुआत तो आपको इस साल हमें 2024 में दिखनी शुरू हो ही गई थी, शनि ने भी दिखाई दिया, लेकिन 2025 में आपको उसका और नेक्स्ट कहते हैं ना एक विकराल रूप आपको जो है दिखेगा। और इंडिया का
उसमें पार्टिसिपेशन आपको ज़रूर दिखेगा। तब आप याद करना कि आतिशी आपने ये बोला था कि इंडिया का पार्टिसिपेशन उसमें हमें दिखा। तो हमें कहते हैं ना कि भाग्य और मेहनत साइमल्टेनियस चलते हैं, ठीक है। भाग्य और मेहनत जहाँ पर एक दूसरे से मिलते हैं उसी को हम सफलता भी कहते हैं। लेकिन वहाँ पर अगर हम देखें ना तो हमारे पास पीएम मोदी, मुकेश अंबानी, ये बहुत लाइव एग्जाम्पल है। क्या ऐसा नहीं हम कह सकते कि पीएम मोदी जो हमारे नरेंद्र सिंह मोदी जो है हमारे जो पीएम है, उनकी भाग्य बहुत अच्छा था इसलिए वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन के, ऐसा नहीं था। उनके कर्म बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कर्म बहुत अच्छे किए तभी उनका भाग्य भी उन्हें सपोर्ट कर रहा है। अब धीरू भाई अंबानी जी के 2 बच्चे हैं, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। लेकिन मुकेश अंबानी आज किस स्थिति पे बैठे हैं? तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वो भाग्य के कारण ही उस लेवल पे आके बैठे हैं, भाग्य के साथ साथ उन्होंने कर्म भी करे हैं, उन्होंने इतनी भागदौड़ भी की और कर्मों के साथ साथ उन्होंने लोगों की सेवा भी करी है, इसीलिए उनका भाग्य और कर्म मिलके वो इस लेवल पे आ जाए। हमारे 9 ग्रह हैं, सबके लिए एक छोटी छोटी सी कोई रेमेडीज बता दीजिए। अब हमने जैसे बात की, सबको मालूम है कि सूर्य को अगर हमें स्ट्रॉन्ग करना है तो हमें संडे को हमें सूर्य को अर्घ ज़रूर देना चाहिए। सूर्य को अर्घ देने के समय हमारे को लोटे के अंदर जो है वो आपका चावल और शक्कर ज़रूर डाल के अर्घ देना चाहिए। लेकिन क्या हमें मालूम है कि जब हम सूर्य को अर्घ देते हैं कभी भी हमें उनको ज़मीन पे खड़े होकर नहीं देना चाहिए, हमें हमेशा अपने पैरों के नीचे ना कोई आसन रखना चाहिए। क्योंकि आप पूजा पाठ करते हैं ना तो किसी आसन में बैठ के पूजा पाठ करते हैं ना, मंदिर में भी करते हैं, अपने घर के मंदिर में भी करते हैं, तो आसन में बैठ के करते हैं। तो उसी प्रकार जब आप सूर्य को अर्घ दे रहे हैं तो आप उनकी आराधना ही तो कर रहे हो। तो आप बिना अपने पैरों के नीचे कोई भी आसन रखे बिना कभी भी अर्घ नहीं देना चाहिए। और सूर्य को अर्घ अगर आपने देना है तो आप सुबह जितना हो सके अर्लीस्ट से अर्लीस्ट दिए, और हो सके तो सुबह 9 बजे से पहले दीजिए, तभी आपको फलित होगा। और आप इसमें साफ कपड़े पहनना, अगर आपको सूर्य को प्रबल करना है तो आपको साफ कपड़ों को पहनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो कि आपका चंद्रमा स्ट्रांग हो जाए तो आपने सोमवार को किसी को ना तो कर्जा देना है, और जितना हो सके ना सोमवार को किसी को पैसे मत दो। अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट पेमेंट नहीं है ना तो उस दिन पेमेंट मत करो, आपका चंद्रमा जो है वो और स्ट्रांग हो जाएगा। अब अगर हमें किसी को होता है कि मुझे अपना मंगल बहुत स्ट्रांग करना है, तो मंगल स्ट्रॉन्ग करनी है। हम सबको मालूम है कि हमें हनुमान जी की आराधना करनी है, हमें हनुमान मंदिर जाके हमें जो है वो हनुमान चालीसा का पाठ करना है। लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ करने के साथ साथ हमें गुड़ चने भी खाने हैं। अगर आप, और अगला साल जैसे 2025 है, मैंने आपको बोला ना, अगले साल आप गुड़ चने की जितनी सेवा लोगों को खिलाओ भी और खुद खाओ भी, देखना आपका मंगल कितना स्ट्रांग हो जाएगा। बुध है तो अपने बुध ग्रह को स्ट्रांग करने के लिए हम कहते हैं ग्रीन चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, हरा रंग पहनिए और हरी चीज़ों का दान कीजिए, गऊ को जो है वो हरी घास खिलाइए। लेकिन ये एक चीज़ जो हमको सबसे इम्पोर्टेंट करनी है कि आपको बुधवार को कबूतरों को दाना खिलाना नहीं भूलना है। अगर आप ऐसा करते हैं ना तो आपकी चीज़ें बहुत, कहते हैं ना, क्योंकि बुध हमारे को पैसा भी देता है, हमारे को प्रॉस्पेरिटी देता है, तो प्रॉस्पेरिटी के लिए हमें ये चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है। और अगर आप बृहस्पतिवार की हम बात करें, बृहस्पतिवार सबको पता है कि विष्णु जी की आराधना करनी चाहिए। हमें चने की दाल और गुड़ जो है वो हमें विष्णु जी को ज़रूर मतलब कहते हैं अर्पण करनी चाहिए। लेकिन उसके साथ ना आपको सबसे विशेष कि आपको किसी ना किसी गुरु को, मतलब गुरु, अगर आपके गुरु आपने धारे हैं तो उनका ज़रूर आप आदर करिए, और साथ साथ में अपने माता पिता का आदर करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि आप गुरु आपको सपोर्ट करें तो अपने माता पिता की आपको सेवा ज़रूर करनी चाहिए। और शुक्रवार के उपाय तो हम सबको मालूम ही है, क्योंकि शुक्र सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुक्रवार को हम बहुत से ऐसे उपाय करते हैं, लेकिन साथ ही साथ एक ऐसी चीज़ जो हम नहीं कर पाते हैं, हम में से क्या हम 100% लोग नहीं कर पाते हैं, किसी की चुगली नहीं करनी है। अगर आप चुगली करना छोड़ देंगे ना तो आप देखिएगा आपका शुक्र कितना स्ट्रांग हो जाएगा। और साथ ही साथ आप मछलियों को आटे की जो गोलियां बनाइए, और आप शुक्रवार को आप किसी भी पॉट में जहाँ पे मछलियाँ मिलती हैं वहाँ पे आप डालिए, आपका शुक्र देखिए कितना स्ट्रांग होगा। शनि के उपाय सबको मालूम ही है कि शनि के उपाय में हमें पीपल पे जो है हमें दीपक जलाना चाहिए। जो दीपक हम पीपल पे जलाते हैं ना, उसको अगर आप मिट्टी की जगह अगर आप आटे का दीपक जलाएं सरसों के तेल का, तो आपको बहुत फलित होगा। लेकिन एक चीज़ का आपको मैंने विशेष बता दूं कि जो उपाय हम कर रहे हैं, अगर कोई भी नया उपाय हम करते हैं ना तन्वी जी, तो एक चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है कि अगर हम उपायों की शुरुआत शुक्ल पक्ष से करते हैं तो उसका एक इम्पैक्ट अलग होगा। और साथ ही साथ कोई उपाय
शुरू करने से पहले, शुरुआत करने से पहले अपने मन में संकल्प जरूर लीजिए कि ये उपाय मैं किस लिए कर रहा हूँ, क्योंकि अगर हम बिना संकल्प लिए अगर कोई उपाय करते हैं ना तो हमें कभी भी फलित नहीं होगा। और फिर बाद में ना हम एस्ट्रोलॉजर्स को और ज्योतिषाचार्यों को ना हम बोलते हैं कि ये सब बेकार है, ये डोंगी है, जो कह रहे हैं वो सत्य नहीं है। वो सत्य है। अगर आप मन में धारणा करके करेंगे कि मुझे ये उपाय करना चाहिए, मतलब ये उपाय जो है मैं अपनी इस परिस्थिति को सुधारने के लिए कर रही हूँ, तो आपको ज़रूर फलित होगा। और साथ में मैनिफेस्ट भी ज़रूर कीजिए कि मैंने ये उपाय शुरू करा और ये मेरा कार्य हो गया, तो देखिए आपका कैसे जो लाइफ में चेंजेस जो है वो नहीं आते हैं।